वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने कैपिटल गेन शुरू किया था और आज हमारी कैपिटल गेन रिवीजन की सेकंड क्लास है। तो अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले प्लीज़ गो एंड चेक आउट द फर्स्ट क्लास ऑफ कैपिटल गेन रिवीजन। और बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं कैपिटल गेन रिवीजन की सेकंड क्लास। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये जो बुक का रेफरेंस मैं ले रही हूँ दैट इज़ स्टडी मैट ऑफ ICI। और मैं हर एक क्लास में एक ही चीज़ दोहराती हूँ, आज भी बोलूँगी कि आपको जब आप सेल्फ स्टडी, जब आप रिविजनरी क्लास लेते हो तो आप टेक्स्ट पे ध्यान मत दो कि उसमें लिखा क्या हुआ है। आप सिर्फ ये समझो, क्योंकि रिवीजन क्लास में मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट रिवीजन क्लास होती है वो यही होती है कि एक कंसेप्ट है सेक्शन 111A। जैसे आज की हम 111A से शुरू करने वाले हैं, तो मैं आपको 111A के बारे में बताऊँ विदाउट रीडिंग दिस नोट्स। जो भी मेरे पास टेक्स्ट है इसको पढ़े बिना मैं आपको बताऊँ, आप उसको सुनो और आप उसको जाके रिवाइज़ करो, तभी आपको रिविजनरी क्लास का असली बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज जितनी भी क्लासेस 12 घंटे बैठ के भी अगर आप सिर्फ क्लास लेते रहोगे कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप खुद से बैठ के सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ कंसेप्ट हम भूल जाते हैं तो वो भूले हुए कंसेप्ट को याद रखने के लिए रिविजनरी क्लास बहुत बेनिफिशियल होती है। तो इसी को ध्यान में रख के अब हम शुरू करते हैं आज हमारा कैपिटल गेन का सेकंड ये रिवीजन क्लास। पहले क्लास को आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। आज हमने कंप्लीट किया था इनकम डिक्लेरेशन स्कीम तक, आज हम 111A शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 111A शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल SSC इंक्लूडिंग FIIs या फिर नॉन रेसिडेंट। देखो 111A आपने IPCC में भी पढ़ा होगा, ये एक टैक्स का सेक्शन है। ये सारे SSCs पे एप्लीकेबल होता है, चाहे आप कुछ भी हो, आप चाहे FII हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को हम यहाँ क्लास में FIIs बोलेंगे। आप चाहे FII हो या फिर आप NR हो या फिर एक रेजिडेंट हो, आप कोई भी SSC हो, आपके ऊपर 111A एप्लीकेबल होगा। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको जब होता है तो आपको ये टैक्स जो है लगता है। द गेन अराइज फ्रॉम ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बीइंग एन इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी। अब किस किस सिक्योरिटी पे ये लग सकता है उसके बारे में बात करते हैं। एक तो इक्विटी शेयर, दूसरा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और तीसरा यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इन तीनों में अगर आपको कैपिटल गेन अराइज होता है, मतलब अगर आपने 12 महीने से पहले इन सारे सिक्योरिटीज़ को बेच दिया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है आपका, अगर आपको गेन अराइज हुआ है। और आपका ये आपने जो सील किया है द ट्रांजैक्शन इज चार्जेबल टू STT। मतलब फिर से एक बार समराइज करते हैं, अगर आप कोई भी SSC हो, चाहे आप FIIs हो या फिर आप एक नॉन रेसिडेंट हो या फिर आप यहाँ के इंडिया के इंडिविजुअल्स हो, आप कोई भी हो, अगर आप 3 चीज़ें बेचते, कौन कौन सी चीज़ें? इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर आप इन तीनों में से किसी को भी बेचते हैं या तीनों को बेचते हैं और अगर आपने 12 महीने से पहले बेच दिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। पहली बात, अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा तो उसका जो टैक्स का रेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ये जो आपने सेल किया है दैट सेल इज चार्जेबल टू STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। और ये हमारा सिर्फ लिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज़ पे ही लगता है। तो मतलब साफ है कि ये जो बेनिफिट है ये सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के लिए ही दे रहे हैं। तो अगर आपने इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ को बेचा है स्टॉक एक्सचेंज में और उस पर आपने STT पे किया है, जो कि आप ऑब्वियसली पे करेंगे, तो आपका जो टैक्स का रेट है वो 15% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ है यहाँ पे, नो STT हैज़ टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC। IFSCs जो हैं ये डेवलप हुए हैं, न्यूली डेवलप नहीं है, कुछ साल हो गया, कुछ साल से ये ऑपरेट कर रहे हैं। गुजरात में IFSCs खोले गए हैं स्पेशली फॉर फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए हमने ये IFSC खोला था। तो अगर आप IFSC में आपने ये सेल किया है तो ये IFSC में जो सेल होता है ना और NR होते हैं तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे सिर्फ वही बेनिफिट दे रहे हैं कि अगर पहले वाले 3 आपने सिक्योरिटीज़ बेचे और आपने STT भी पे किया तो आपको जो है, और ये जो बेचा हुआ है वो शॉर्ट टर्म हो गया, तो आपको जो टैक्स का रेट है वो 15% हो जाएगा। लेकिन एक्सेप्ट STT वाले में इन्होंने एक्सेप्ट लगाया है कि एक्सेप्ट अगर आपने IFSC में बेचा है तो फिर कोई बात नहीं है, आप STT मत पे करना, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अवेल दिस बेनिफिट ऑफ लोअर टैक्स रेट दैट इज 15%। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटीज़ के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि जैसे प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, डीप डिस्काउंट फंड, यूनिट ऑफ डेट म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा, ये सारे कवर नहीं है 111A में। अगला है नो चैप्टर 6 से डिडक्शन इज अलाउड ऑन STCG ऑन 111A। चैप्टर 6 से अगर आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया तो आपको चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। STCG अदर देन रेफर्ड इन 111A शैल बी टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट
एप्लीकेबल टू द एसएससी। इसके अलावा अगर कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होगा, एक्सेप्ट 111A में जो है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 112 की, जो कि बात करता है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे। सेक्शन 112 जो है ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस करता है। ये सेक्शन बोलता है कि सेक्शन 112 सेल अप्लाई टू ऑल एसएससी इंक्लूडिंग नॉन रेजिडेंट। अगर आप एनआर हैं तो भी आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस पेबल एट द रेट 20%। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो उस पर जो टैक्स का रेट होगा वो 20% हो जाएगा। अब आगे बोलता है सेक्शन 112 शैल नॉट अप्लाई वेयर सेक्शन 112A शैल अप्लाई। मतलब जहाँ पे 112A अप्लाई हो गया वहाँ पे सेक्शन 112 अप्लाई नहीं होगा। दूसरा आगे इसमें भी वही बात है कि चैप्टर 6 से डिडक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा अगर आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले रहे हैं तो। अब हमारा आता है प्रोवाइजर टू सेक्शन 112 टैक्स ऑन LTCG फ्रॉम लिस्टेड सिक्योरिटीज और जीरो कूपन बॉन्ड। ये जो सेक्शन है, ये जो प्रोवाइजो है वो सभी एसएससीज के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग एनआर के लिए। कोई भी LTCG जो अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी से आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है बट इसमें एक्सेप्ट कर देना अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को और जीरो कूपन बॉन्ड को हटा करके अगर आपको लिस्टेड सिक्योरिटी से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है तो इस पे जो टैक्स का रेट होगा, दो टैक्स का रेट हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि या तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लगा लेना और आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगा लेना, और अगर आपने इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लिया है तो फिर 10% लगा लेना। यही बस एक यहाँ पे बेनिफिट है कि इंडेक्सेशन के बेनिफिट के साथ जो है अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप 20% टैक्स रेट लगाना, अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेना चाहते हैं तो आप 10% टैक्स रेट लगा के अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल लेना। और ये जो है सारे एसेट के लिए नहीं है, सिर्फ लिस्टेड सिक्योरिटीज़, और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में भी अदर देन यूनिट्स को हटा दिया है और जीरो कूपन बॉन्ड को हटा दिया है इन्होंने। If listed equity shares are sold on a stock exchange, then LTCG is taxable under section 112A. अब लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में भी जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो सेक्शन है, ये जो बेनिफिट है इंडेक्सेशन का, कि हमारे पास दो चीज़ें हैं, या तो आप 20% LTCG लगा लेना, 20% का टैक्स रेट लगा लेना विद इंडेक्सेशन, या फिर 10% लगा लेना विदाउट इंडेक्सेशन। बट यहाँ पे भी एक चीज़ बोली गई है कि अगर आप एक लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेचते हैं और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112 नहीं अप्लाई होगा, वहाँ पे 112A अप्लाई हो जाएगा। प्रोवाइजो टू सेक्शन 112 अप्लाइज ऑन फॉलोइंग केसेस। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो हम प्रोवाइजो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली अप्लाई किस पे होगा, मतलब ये अप्लाई होगा उन केसेस पे अगर आप लिस्टेड इक्विटी शेयर्स जो है वो बेचते हैं सोल्ड अदर देन थ्रू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे मैंने स्टॉक मार्केट में नहीं बेचा, मैंने ऑन पेपर किसी और को बेच दिया, तो ये प्रोवाइजो आपको अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा वे लिस्टेड डिबेंचर या बॉन्ड जो है जब हम सेल करते हैं तो ये प्रोवाइजो अप्लाई हो जाता है। अब थोड़ा सा स्कैटर्ड लग रहा है सेक्शन 112 111A तो आपको समझ में आ गया होगा, आई एम श्योर। 111A और 112 और प्रोवाइजो टू 112A इसको एक समराइज करते हैं हम, ताकि हमें एक फुल कंसेप्ट मिल जाए कि ये सेक्शन टैक्सेशन के सेक्शन कहते क्या हैं। देखो 111A हमें ये बोलता है कि सारे एसएससीज को अवेलेबल है, एनआर को भी है, एफडब्ल्यूआई को भी है। आप जो है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन राइज हो रहा है, तो फिर आपको जो है 15% का टैक्स रेट लग जाएगा। बट ये 15% के लिए उन्होंने एक शर्त लगा रखी है कि शर्त ये होनी चाहिए कि आपने STT पे किया हुआ होना चाहिए। अब ये STT जो है हम तभी पे करते हैं जब हम सेल करते हैं स्टॉक मार्केट में। तो जब हमने सेल सिक्योरिटीज़ की स्टॉक मार्केट में करी हो और हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज हो गया हो तो हमें 15% का टैक्स रेट लग जाएगा। पहली बात हो गई 111A में। दूसरा ये बोलते हैं कि चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंप्लीट हो गया हमारा सेक्शन 111A। अब हम आते हैं अपने 112A टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमें ये बोलता है कि वैसे तो जनरली 20% का टैक्स रेट अप्लाई होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, इंक्लूडिंग अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो भी आप कोई भी एसएससी, ऑल द एसएससी इंक्लूडिंग एनआर, तो 20% का टैक्स रेट अप्लाई होता है। और ये बोलता है कि जहाँ पे 112A अप्लाई हो गया वहाँ पे 112 अप्लाई नहीं होगा। दूसरा ये भी बोलता है कि यहाँ पे जो बेनिफिट ऑफ चैप्टर 6A है, चैप्टर 6A डिडक्शन को हम यहाँ भी नहीं ले सकते अगर हम 112 को
टैक्स रेट को अप्लाई कर रहे हैं। तो अब 112 में एक प्रोवाइजो भी इंक्लूड कर दिया है कि वो प्रोवाइजो ये बोलता है, देखो जनरल हमारा कंसेप्ट क्या है, जनरल कंसेप्ट ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 20% टैक्स रेट लगा देना। प्रोवाइजो हमें क्या बोलता है, प्रोवाइजो हमें बोलता है कि अगर आप एक लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो बट उस लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में भी उसने पहले दो चीज़ को हटाया, किसको हटाया, पहले हटाया जीरो कूपन बॉन्ड को और हटाया यूनिट्स को। तो बोलता है लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेचते हो बट आप जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट्स को हटा देना। इसके अलावा अगर आप कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज़ बेच रहे हो और अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हो तो मेरा एक काम करना, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहे हो तो 20% ही टैक्स रेट लगाना, नहीं ले रहे हो तो हम तुम्हें एक लोअर टैक्स रेट और दे देते हैं, 10% टैक्स रेट लगा देना। गॉट इट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि अगर पहले उसने दो सिक्योरिटीज़ को हटा दिया था, जीरो कूपन बॉन्ड और यूनिट्स को हटाया था, अब वो ये बोलता है कि अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को आपने बेचा है तो फिर 112A अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम सोचते हैं कि फिर ये प्रोवाइजो जो है, ये प्रोवाइजो किसके लिए बना है, क्योंकि आपने जीरो कूपन बॉन्ड को हटा दिया, आपने यूनिट्स को हटा दिया, आपने लिस्टेड शेयर्स को हटा दिया। लिस्टेड शेयर्स मतलब अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर सोल्ड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे सोल्ड हो रहे हैं तो वहाँ पे 112A लग जाता है। तो इसके अलावा हम ये सोचते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कौन सी सिक्योरिटीज़ ऐसे बचती हैं जिस पे ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा। तो ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं, तो अगर आपने उसको स्टॉक मार्केट में नहीं बेचा हो तो ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर ये प्रोवाइजो तब एप्लीकेबल हो जाएगा जब आपने लिस्टेड डिबेंचर या बॉन्ड बेचा हो। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। अब डिस्कस करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, सेक्शन 50C, सेल ऑफ लैंड या बिल्डिंग। देखो, अगर आप सेल करते हो और वो सेल कंसिडरेशन इज लेस देन जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने अपनी वैल्यू निकाली है उससे अगर आप कम दिखा रहे हो, तो जो वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो सेल कंसिडरेशन जो वैल्यू निकाली, आप उसी को सेल कंसिडरेशन मानोगे और कैपिटल गेन निकालोगे। बट अगर आप ये क्लेम करते हो कि जो वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो वैल्यू निकाली है वो ज़्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से, और अगर आपका द वैल्यू सो असेस्ड और असेसेबल हैज़ नॉट बीन डिस्प्यूटेड इन एनी अपील और रिवीजन, और अगर आपने उसके अगेंस्ट कोई अपील या रिवीजन रेक्टिफिकेशन नहीं फाइल की है, तो फिर एओ मे रेफर द वैल्यूएशन ऑफ द कैपिटल एसेट टू वैल्यूएशन ऑफिसर। तो एओ के पास ये पावर है कि वो जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। और अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने ये कहा कि जो वैल्यू है वो एक्सीड कर रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो जैसे मान लो कि आपने दिखाया कि मैं दिखा रहा हूँ कि सेल कंसिडरेशन इज़ 50 लाख, वैल्यूएशन अथॉरिटी ने कहा कि नहीं 60 लाख, अब 50 और 60 हो गया ये। अब 50-60 होने के बाद से आपने कहा कि नहीं ये जो 60 लाख दिखा रहे हैं ये तो फेयर मार्केट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है, और आपने कहीं कोई रिवीजन रेक्टिफिकेशन या अपील भी इसके अगेंस्ट नहीं फाइल की है, तो एओ के पास ये पावर है कि एओ जो है उस वैल्यूएशन को वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर देगा। और वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा कि नहीं 60 नहीं है 70 है, तो लॉ यहाँ पे एक रिलैक्सेशन देता है कि वैल्यूएशन ऑफिसर अगर ज़्यादा बता रहा है तो हम आपको कम वाला ले लेंगे सेल कंसिडरेशन, दैट इज़ जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसी को हम सेल कंसिडरेशन ले लेंगे, दैट इज़ 60 लाख को ले लेंगे। बट अगर इफ़ लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ये बोलता है कि नहीं जी आपने 50 बोला और अथॉरिटी जो है 60 बोल रही है बट एक्चुअली में ये तो 55 है, तो हम 55 ले लेंगे। मतलब एसएससी को यहाँ पे लॉ एक रिलैक्सेशन देता है कि हम ज़्यादा वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ हम स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जितना वैल्यू बताया है मैक्सिमम हम उसी वही लेंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ज़्यादा बताता है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी ने जो बताया है वो वाली लेंगे, और अगर कम बताता है तो हम कम वाली ले लेंगे। ओके, उसके बाद से 50C में एक चेंज किया गया, एक अमेंडमेंट लेके आए वो लॉ में, वो ये था कि देखो 10% ऊपर नीचे तो होते ही रहता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हो सकता है मैं 50 बोल रहा हूँ और जो वैल्यूएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है वो बोल रही है 55, तो ये 10% का डिफरेंस है। तो 10% अप एंड डाउन को एक्सेप्टेबल चेंज, मतलब एक्सेप्टेबल इफेक्टिव अप एंड डाउन मान के लॉ ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आप जो इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड 110% ऑफ द एक्चुअल प्राइस, अगर आप जो एक्चुअल सेल कंसिडरेशन दिखा रहे हो उससे अगर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की जो वैल्यू है वो 10% ज़्यादा है, तो फिर हम आपका वाला ही ले लेंगे। जैसे आपने कहा कि 50 हम दिखा रहे हैं कि 50 हमारा सेल है, बट वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है
वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, वैल्यूएशन ऑफिसर की बात नहीं कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ये कह रही है कि 55 है तो 10% एक्सीड इज एक्सेप्टेबल, और 50 सॉरी, और इस केस में हम 50 को ही सेल कंसिडरेशन मान के कैपिटल गेन निकाल के और उस पर टैक्स ले लेंगे। ये एक अमेंडमेंट आया था। दूसरा अमेंडमेंट ये था कि अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ वेयर the date of agreement to sell and date of registration are not the same, the stamp value on the date of agreement to sell shall be taken if full or part consideration has been paid by way on an account paid check or banking channel or through prescribed mode of payment, and such consideration has been paid on or before the date of agreement to sell. SDV on date of agreement to sell shall be taken as sale price if it exceed 110% of actual price. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप एक प्रॉपर्टी बेचते हो, तो वो प्रॉपर्टी बेचते हो तो कैसे बेचते हो, पहले आप एग्रीमेंट टू सेल करते हो। सपोज आपने मिस्टर ए को बेचा, तो पहले आप मिस्टर ए से मिलते हो और आप बोलते हो कि ओके ठीक है मैं आपको बेचूंगा। और जो रजिस्ट्रेशन होता है वो काफ़ी बाद में होता है, जब पूरा पैसा वगैरह मिल जाता है, ले जाते एक दूसरे को दे देते हैं, मतलब सेलर को पूरा पैसा मिल जाता है, तब ना वो जाता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकलती है एक्सेट्रास। अब देखो ये दो डेट्स में फ़र्क हो सकता है, और ये दो डेट्स में फ़र्क होगा तो फिर हो सकता है आपका FY भी चेंज हो जाए, फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो जाए। अब सिंपल तरीके से समझते हैं, आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट टू सेल और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये दोनों डेट्स सिमिलर नहीं होंगी। कुछ केस में सिमिलर हो भी सकती हैं, बट मैक्सिमम केसेस में 98% केसेस में ये दोनों डेट सिमिलर नहीं होती, ये दोनों डेट डिफ़र करती हैं। जब स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास केस जाएगा तो ऑब्वियसली वो रेवेन्यू अथॉरिटी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो लेटर ऑन डेट जो होगा, जो कि ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन का डेट होगा, उसको वो कंसिडर करेगा और उस दिन वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालेगा। और प्रॉपर्टी के प्राइसेस हाई होते जाते हैं, आज एक महीने बाद ही चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक प्रोविज़न लेके आए गए। यहाँ पे इस चीज़ के लिए झगड़ा हो सकता है SSC और AO के बीच, या फिर SSC और अथॉरिटी के बीच, कि वो बोल रहा है कि नहीं जी हमने एग्रीमेंट टू सेल तो पहले ही कर लिया था, तो आप जो वैल्यूएशन अथॉरिटी आप जो ये वैल्यू निकाल रहे हो ये आप अप्रैल की निकालो। आपने हम चाहे हम नवंबर में रजिस्ट्रेशन कराने आ रहे हैं, बट हमने एग्रीमेंट टू सेल तो अप्रैल में ही कर लिया था, तो आप अप्रैल की निकालो। आप नवंबर में आओगे तो आपको तो 20 लाख ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगी इस प्रॉपर्टी की वैल्यू। इसलिए इस केस को, इस प्रॉब्लम को सेटल डाउन करने के लिए एक चीज़ लेके आए, एक लॉ में चेंज हुआ जिसमें ये बोला गया कि देखो अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, और अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल वाले दिन आपने कुछ पेमेंट कर दिया है, कुछ पेमेंट मतलब इन पार्ट अगर आपने कुछ कंसिडरेशन पे कर दिया है, और वो जो कंसिडरेशन पे किया है पेड बाय वे ऑफ एन अकाउंट पे चेक और बैंकिंग चैनल और थ्रू प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट, मतलब कैश में नहीं किया है, किसी प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट में ही किया है, तो फिर जो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यू निकालेगी वो एग्रीमेंट टू सेल वाले दिन की निकालेगी। और जो ये पैसा आपने पे किया है, जैसे एग्रीमेंट टू सेल हमने कर लिया, जैसे यहाँ पे हम अपनी केस में ले रहे हैं कि अप्रैल में एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, बट एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम नवंबर 22 में आ रहे हैं, बट एग्रीमेंट टू सेल अप्रैल में ही हो गया था। तो एग्रीमेंट टू सेल वाले दिन आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो फिर आपको वैल्यूएशन अथॉरिटी जो है अप्रैल की डेट ले लेगी। जब आपने एग्रीमेंट टू सेल किया उस समय क्या होना चाहिए कि जो दो कंडीशन में पहला कंडीशन है, जो कंसिडरेशन होना चाहिए फुल या पार्ट जो भी आप पे कर रहे हैं वो प्रेस्क्राइब मोड में होना चाहिए, मतलब कैश में नहीं होना चाहिए। और दूसरा प्रेस्क्राइब मोड और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि आप ज्वेलरी में पे कर दिया वो भी प्रेस्क्राइब मोड नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैश में नहीं होना चाहिए, तो प्रेस्क्राइब मोड में होना चाहिए पहली बात। और दूसरी बात, ये जो पेमेंट होना चाहिए ये एग्रीमेंट टू सेल के पहले ही हो जानी चाहिए। मतलब अगर सपोज 80 लाख की प्रॉपर्टी है और मैंने सोचा है कि मैं 20 लाख दूंगी, और अप्रैल में मैंने बोला कि नहीं मेरा एग्रीमेंट टू सेल तो अप्रैल में हुआ था, तो मैंने ये जो 20 लाख जो है या फिर 10 लाख या फिर कुछ भी ये जो पार्ट कंसिडरेशन में पे कर रही हूँ वो पार्ट कंसिडरेशन जो है वो अप्रैल में ही हो जाना चाहिए। तभी जो है अथॉरिटी ये मानेगी कि हाँ एग्रीमेंट टू सेल जो है वो अप्रैल में हो गया था, और जब वो वैल्यू करेगी उसकी वैल्यूएशन को निकालेगी तब वो अप्रैल मंथ को कंसिडर करेगी, ना कि नवंबर मंथ को जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो। आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। और 110% वाली बात को ध्यान रखना कि अगर आपने सेल कंसिडरेशन 50 लाख दिखाया और अथॉरिटी ने कहा ये सारे केसेस सेटल होने के बाद अथॉरिटी बोल रही नहीं इट इज़ 55 लाख, तो 10% इंक्रीज जो है एक्सेप्टेबल है। ये 10% 55 लाख होने के बावजूद भी जो है हम 50 लाख को सेल कंसिडरेशन लेंगे।
अब देखो रेक्टिफिकेशन का एक सेक्शन है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बट मैं सिर्फ अभी इसको रीड कर देती हूँ, आपको समझा दूंगी। रेक्टिफिकेशन इज अ लेंथी कंसेप्ट जो देखेंगे हम बाद में जब हम असेसमेंट कर रहे होंगे। वेयर कैपिटल गेन आर कंप्यूटेड एज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50C by taking the value assessed or assessable by stamp valuation authority and subsequently such value is reduced in any appeal or revision, the AO shall amend such order and assessment and recompute the capital gain by taking reduced value, and provision of section 154 shall apply, and period of 4 years shall be reckoned from the end of the previous year in which the order reducing the value was passed in that appeal or revision. देखो एक 154 एक रेक्टिफिकेशन का सेक्शन होता है। ये सेक्शन ये बोलता है कि जब भी आपका कोई केस खुला होता है और केस खुला, आप सपोज किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए आपने अपील कर दिया। अब अपील में जो है ये हुआ कि अपील में रिड्यूस हो गया जो वैल्यू जो है, आप जो बोल रहे थे सपोज वही हो गया। सपोज एओ बोल रहा था 60 लाख और आपने कहा था 50 लाख। तो जब अपील हुआ या फिर आपने रिवीजन रेक्टिफिकेशन फाइल किया, अभी हम ये सब रिवीजन रेक्टिफिकेशन जो मैं बोल रही हूँ सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि हमने अपील किया, मतलब हम रेवेन्यू अथॉरिटी के पास जाके हम कहीं पे अपील कर रहे हैं, मतलब एक केस फाइल कर रहे हैं। तो हम अपील कर रहे हैं कि नहीं जी ये 60 लाख ज़्यादा है, ये 50 लाख है, और अपील का जो डिसीजन है वो भी ये आया कि नहीं इट इज़ 50 लाख। तो एओ को अपना जो असेसमेंट ऑर्डर है, आपको असेसमेंट ऑर्डर थोड़ा सा तो समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा असेसमेंट का इंट्रोडक्शन आईपीसीसी में पढ़ा होगा कि जो असेसमेंट ऑर्डर है उसको वो चेंज करना पड़ेगा, उसको वो 50 लाख पे लेके आना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के लिए ये लाइफ टाइम का टाइम नहीं होता उसको चेंज करने का, 4 साल का टाइम दिया जाता है कि आप अपने जो रिवीजन का है या फिर जो भी अपील वगैरह की बहुत सारी टाइम लिमिट होती है, तो 4 साल का ये टाइम दिया जाता है। तो ये जो 4 ईयर जो होगा, जब रिड्यूस हो गया वहाँ से 4 ईयर काउंट होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं, जब हम असेसमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें और क्लियरली समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपको असेसमेंट आईपीसीसी का पढ़ा हुआ थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत 10% 20% समझ आ रहा होगा। अब 50C हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन 155 सबसेक्शन 15 जो कि रेक्टिफिकेशन का है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन 50CA, जैसे हमने 50C पढ़ा था लैंड और बिल्डिंग के लिए, वैसे ही सेक्शन 50CA है फॉर शेयर्स जो कि अनलिस्टेड है। 50CA, अब देखो ये जो सेक्शन है स्पेशल प्रोविज़न फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जिसको हम FVC बोलेंगे अब, फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अदर देन कोटेड शेयर। अगर कोटेड शेयर के अलावा आपने अनकोटेड शेयर ट्रांसफर किया, अनकोटेड शेयर आर दोज शेयर्स विच आर नॉट रेगुलरली ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। क्लियर? तो अगर आपने अनकोटेड शेयर को ट्रांसफ़र किया है तो उसका FVC कैसे डिटरमाइन होगा? सपोज मैंने अनकोटेड शेयर कुछ 10 एक मान लो, सिंपल करते कैलकुलेशन, एक शेयर को ट्रांसफ़र किया और सपोज मैंने कहा कि उसकी FVC जो है कंसिडरेशन जो है इसका 50 लाख रुपए है। बट एक रूल होता है, रूल 11UAA, जिसमें हम इसकी वैल्यूएशन को निकालते हैं। तो अगर इस वैल्यूएशन में ये देखा जाता है कि नहीं ये उससे ज़्यादा है, जितना मैंने सेल कंसिडरेशन बोला था उससे ज़्यादा है, जैसे 50 नहीं है ये 60 है, तो जो 11UAA में जो कंसिडरेशन निकल के आई है उसी को हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे और उसके बाद से हम कैपिटल गेन निकालेंगे। जैसे मैंने कहा 50 है, 11UAA में निकल के आया 60, तो 60 को ही सेल कंसिडरेशन मानेंगे और उसके बाद से जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा लेस होगा, कैपिटल गेन निकलेगा और मुझे टैक्स देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? अब मैंने आपको कोटेड शेयर का भी डिफिनेशन बता दिया दैट कोटेड शेयर, अनकोटेड शेयर, ये जो रूल है ये सिर्फ सेक्शन है, ये सिर्फ अनकोटेड शेयर पे अप्लाई होता है। एंड अनकोटेड शेयर आर दोज शेयर्स विच आर नॉट ट्रेडेड रेगुलरली इन अ स्टॉक एक्सचेंज। गॉट इट? अब देखो, अब ये जो सेक्शन है ये अप्लाई होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ हु द ट्रांसफर, और नहीं, इसके पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। देखो डबल टैक्सेशन का कंसेप्ट अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो, अगर याद हो, रिकॉल हो डबल टैक्सेशन, तो इस केस में बताती हूँ मैं कि डबल टैक्सेशन कैसे लगता है। जैसे मैं बोल रही थी कि 50 है और एक्चुअली में निकल के आया मेरा, जब मैंने निकाला 11UAA में तो मेरा निकल के आया 60। अब मुझे 60 लग जाएगा, ठीक है। अब मैं 60 अपना सेल कंसिडरेशन मान के जो है लेस करूँगी अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, आई विल गेट माई कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे सपोज करूँ मुझे 10%, अभी टैक्स रेट पे नहीं जाते हैं, मैं एक सिंपल कैलकुलेशन ले रही हूँ, 10% मैंने टैक्स दे दिया, टैक्स लग गया मेरा। अब मैं जो हो गई सेलर हो गई, अब जो बायर है वो
मैं बोल रही हूँ कि 50 लाख रुपए हैं, तो उसने भी तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपने लिए क्या दिखाई होगी, 50 लाख रुपए दिखाई होगी। बट जो वैल्यूएशन से निकल के आया, मेथड ऑफ वैल्यूएशन से जो रूल 11U AA में निकल के आया, वो 60 लाख निकल के आया। अब मुझे यहाँ पे अपना ये 10 लाख और रुपए ज़्यादा करके टैक्स देना पड़ गया। अब ये जो 10 लाख रुपीज़ और है, जैसे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे बायर ने दिखाया होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख, बल्कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे बुक्स में अभी दिखेगा सेल जो है वो 60 लाख की है। तो ये 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख का जो डिफरेंस है, ये हम ये मान लेंगे कि उसने अच्छे से शो ही नहीं किया है। गिफ्ट का एक सेक्शन होता है जहाँ पे हम उसको अंडर वैल्यू मान के ये जो 10 लाख रुपए जो है उसके अकाउंट पे भी टैक्स कर देंगे। जब भी हम सेल करते हैं, देखो डबल टैक्सेशन कैसे होता है, जब अगर मैं सेल कर रही हूँ तो सेल का जो भी टैक्स बनता है, अगर मुझे बेनिफिट होती है, अगर मुझे गेन होता है, तो मैं उस पर टैक्स दे देती हूँ। बट यहाँ पे मैं भी टैक्स हो रही हूँ और साथ में जो मेरा बायर है वो भी टैक्स हो रहा है। मैं भी इस 10 लाख रुपीज़ एक्स्ट्रा जो 10 लाख रुपये से, उसके लिए मैं भी टैक्स पे कर रही हूँ। और वो जो है उसने ये लॉ ये मान रहा है कि जो आपका जो बायर है उसने अंडर वैल्यू करके अपने एसेट को दिखाया है, तो उस पर भी हम गिफ्ट के सेक्शन में टैक्स लगा देंगे। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। तो इस 10 लाख रुपीज़ पे गवर्नमेंट को बायर से भी टैक्स मिल गया और सेलर से भी टैक्स मिल गया, तो ये डबल टैक्सेशन हो गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को। इन केस ऑफ सेल कंसिडरेशन बीइंग लेस देन FMV, द ट्रांसफरर विल बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 50 CA। मतलब मैं हो गई ट्रांसफरर, मैं हो गई सेलर, मैं 50 CA में टैक्स हो जाऊंगी। मेरा 50 की जगह मेरा सेल कंसिडरेशन 60 हो जाएगा। ओके, ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज़ नॉट डिक्लेयर ट्रू कंसिडरेशन। गॉट इट। On the other hand, the transferee will be taxed under section 56 to 10. 56 to 10 जो है हम आगे पढ़ेंगे, it is covered under gift. 56 to 10 में जो है ट्रांसफरी कवर हो जाएगा। that he has understated the purchase consideration, hence there is a double taxation. आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया गया। मैं 50 CA में 10 लाख रुपीज़ के लिए टैक्स हो जाऊंगी और सेम 10 लाख रुपीज़ के लिए मेरा जो बायर है वो टैक्स हो जाएगा 56 to 10 में। तो ये 10 लाख रुपीज़ के लिए दो आदमी टैक्स पे कर रहे हैं। सो दिस इज अ डबल टैक्सेशन कंसेप्ट। और दूसरा यहाँ पे ये बोलता है, एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना भूल गई, द सेक्शन अप्लाइज इरेस्पेक्टिव ऑफ हु द ट्रांसफरी इज, दिस प्रोविजन अप्लाइज टू ट्रांसफर बिटवीन रिलेटिव्स। जब आप गिफ्ट का सेक्शन पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि कुछ जो है बेनिफिट जो है, कुछ एग्जेम्पशन दी हुई हैं, जैसे टैक्स लग जाता है गिफ्ट पे। बट कुछ केसेस में जैसे कि शादी हो गई तो उस टाइम पे रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है तो उस टाइम पे एग्जेम्पशन दिया हुआ है कि चलो रिलेटिव दे रहे हैं तो ओके हम टैक्स नहीं लगाएंगे। बट यहाँ पे सेल हो रहा है, रिलेटिव के इन बिटवीन रिलेटिव सेल हो रहा है, तो अगर ये सेल परचेज रिलेटिव के बीच भी हो रहा है तो भी हम उसको एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे। रिलेटिव के बीच हो रहा है, स्टिल बोथ ऑफ द ट्रांसफरर एज वेल एज ट्रांसफरी विल बी टैक्सेबल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो 50C एंड 50CA। अगर आपको कोई क्वेरी आती है इन कंसेप्ट को समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी मेंशन होता है जनरली, अगर नहीं मेंशन है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके भी मेरी ईमेल आईडी देख सकते हैं आप। सेक्शन आते हैं हम अपने 50D पे। फेयर FMV, फेयर मार्केट वैल्यू को हम FMV बोलेंगे। डीम टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन सर्टेन केसेस where the consideration received or accruing as a result of the transfer of a capital asset by an SSC is not ascertainable। जहाँ पे जो है कंसिडरेशन कितना रिसीव हो गया है और अक्रूइंग या कितना अक्रू हो रहा है कंसिडरेशन as a result of a transfer of a capital asset by an SSC is not ascertainable or cannot be determined, then for the purpose of computing income chargeable to tax as capital gain, the FMV of the said consideration of the said asset on the date of transfer shall be deemed to be the full value of consideration received or accruing as a result of such transfer। देखो इस कंसेप्ट को 50D को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास कोई पेंटिंग है और वो पेंटिंग बहुत पुरानी है। अब पेंटिंग्स का ऐसा होता है जैसे ज्वेलरी हो गई, वो भी पुरानी होती जाती है, नॉट इन ऑल द केसेस बट पेंटिंग को ही रखते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। पेंटिंग जितनी पुरानी होती जाती है, विंची की पेंटिंग के बारे में अगर आपने सुना होगा कि वो पेंटिंग्स जो हैं सारी पेंटिंग्स मतलब आई डोंट नो 10 करोड़ प्लस ही होंगी उनकी छोटी मोटी पेंटिंग्स के भी दाम। तो पेंटिंग जितनी पुरानी होती जाती है उसका वर्थ उतना ही बढ़ते जाता है। तो सपोज करो मेरे पास कोई बहुत ही पुरानी पेंटिंग है जिसकी वैल्यू ही नहीं डिटरमाइन हो सकती है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, या फिर मेरे पास कोई पुरानी गोल्डन वॉच है, या फिर पुरानी जो कार्स होती हैं जो कि अब सर्टेन कार्स, देयर आर सर्टेन कार्स जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो मार्केट में नहीं बिकती हैं तो उनकी भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो
इन कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिसको की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि मार्केट में उसकी फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो इन चीज़ों के लिए यहाँ पे ये रूल निकाला गया कि जितना भी एफवी, क्योंकि हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते इन चीज़ों के लिए, वो पेंटिंग इतनी पुरानी हो गई है कि उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वो वॉच इतनी पुरानी हो गई है कि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन एसेट्स के लिए जिनका कि हम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं उसके लिए बोला गया है द एफएमवी ऑफ द सेड एसेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव और अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर। उस ट्रांसफर के बदले जो भी आपको कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है वही हम उसको फुल मार्केट वैल्यू हम मान लेंगे। सिंपल चीज़ है। Section 55A reference to valuation of officer with a view to ascertain the FMV of a capital asset for the purpose of chapter or capital gain and on exchange of asset the AO may refer the valuation of capital asset to valuation officer। आपने अभी पीछे देखा, पीछे के सेक्शन में पीछे हमने एक सेक्शन पढ़ा सेक्शन 50C, जहाँ पे एओ जो के पास जो है ये पावर है कि अगर उसे लगता है कि जो सेल कंसिडरेशन शो किया गया है वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के कंसिडरेशन से जो है लेस है तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है उस वैल्यू को निकालने के लिए, किसको, वैल्यूएशन ऑफिसर को। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि एओ के पास सीधे टॉपिक पे आते हैं, सर्टेन वो होते हैं, कंडीशन होते हैं जो कि अगर हो रहे हैं तो एओ हैव द पावर कि वो जो है किसी एसेट के वैल्यूएशन को, कि कोई भी केस उसके पास ओपन है तो हो सकता है उसमें कुछ एसेट दिख रहा हो तो उस एसेट के वैल्यूएशन को वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास ट्रांसफ़र कर सकता है विद सर्टेन इन सर्टेन कंडीशन सर्कमस्टांसेस। और वो सर्कमस्टांसेस को हम देखते हैं। In case where the value of the asset as claimed by the assessee is in accordance with the estimate made by the registered valuer, if AO is of the opinion that value so claimed is at variance with its fair market value, अगर AO इस ओपिनियन में है कि वेरियंस है, वेरियंस मतलब जनरली डिक्रीज ही, कि अगर वेरियंस है जो FMV है जो एसएससी ने अपना डिस्क्लोज किया है एसेट की वैल्यू को, वो जो एसेट की वैल्यू जो है इज़ लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो फिर वो ट्रांसफ़र कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को इफ़ ही इज ऑफ द ओपिनियन। या फिर इन एनी अदर केस इफ़ एओ इज ऑफ द ओपिनियन दैट FMV of the asset exceed the value of the asset as claimed by the SSC by more than 15% of the value of the asset as so claimed by or more than 25,000 whichever is less, or that having regard to the nature of the asset and other relevant circumstances it is necessary so to do। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी एक चीज़ है, जैसे एक एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। जैसे कोई सेल कंसिडरेशन में मैं एक एसेट की क्या दिखा रही हूँ वैल्यू, मैं दिखा रही हूँ सेल कंसिडरेशन 100 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल, और ईओ को ये लगता है कि नहीं ये जो वैल्यू जो एसएससी ने दिखाया है वो वेरिएंस है, और कितना वेरिएंस है 15% और मोर का वेरिएंस है। मतलब उसको लगता है कि 100 लाख रुपीज़ तो ये सेल कंसिडरेशन दिखाया है, बट एक्चुअली में इसकी वैल्यू जो है वो 115 प्लस है। मतलब वैसे तो वेरिएंस लिखा हुआ है, बट मेजर केसेस में ये तभी होता है जब एओ को ये लगता है कि वैल्यू ज़्यादा हो रही है, तो एओ को ये लगता है कि यार ये तो 115 लाख रुपए से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, तो मोर देन 15%, या तो उसको जो लगता है जो वेरिएंस है वो इधर 15% ऑफ द वैल्यू एज शोन बाय द एसएससी या फिर 25,000 रुपीज़ विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे 15% 15 लाख रुपए हैं, बल्कि इतनी मार्जिन है कि अगर उसको लगता है कि जो एसेट उसने जिस वैल्यू पे दिखाया है उससे 25,000 रुपये भी ज़्यादा इस एसेट की वैल्यू हो सकती है, तो उसके पास ये पावर है कि वो जो है वैल्यूएशन ऑफिसर को उस एसेट की वैल्यू करने के लिए भेज सकता है, या फिर इन एनी अदर सर्कमस्टांसेस, रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस सिर्फ लिखा हुआ है आपके लॉ में, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं लिखा हुआ है। तो सेक्शन 55A रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर, आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। 1 मिनट में फिर से रिपीट करती हूँ। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, सॉरी एओ के पास ये पावर होता है कि वो किसी भी एसेट का अगर उसे लगता है इफ़ ही इज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो एसेट की जो वैल्यू है विच इज़ एट वेरिएंस देन द अमाउंट शोन बाय द एसएससी, तो उस एसेट को वैल्यू करने के लिए वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकता है। या फिर अगर उसे लगता है कि यार जो एसेट की वैल्यू इन्होंने दिखाई है वो 15% ऊपर है, मेरे हिसाब से तो 15% से ज़्यादा ही ऊपर होगी, या फिर अगर उसे इतना भी लगता है कि जो एसेट की वैल्यू इसने दिखाई है एसएससी ने उससे प्लस होगी, 25,000 रुपये से प्लस ही होगी इस एसेट की वैल्यू, 50,000 रुपये दिखाया और उससे लगता है कि यार ये तो 75,000 रुपीज़ है या फिर उससे भी ज़्यादा है 80,000 रुपीज़ है, तो 25,000 तक का मार्जिन दिया गया है कि अगर उसे लगता है कि 25,000 प्लस है तो विच एवर इज़ लेस, जो भी कम हो उस केस में वो जो है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास उस एसेट की वैल्यू करने के लिए भेज सकता है, या फिर अदर कोई अगर रेलिवेंट सर्कमस्टांसेस निकलते तो वो भेज सकते हैं। एंड ऑफ दिस
सेक्शन 55A। अब आते हैं सेक्शन 45A, कैपिटल गेन ऑन इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। अगर कोई कैपिटल इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो सकता है किसी कैपिटल एसेट की डैमेज होने पे एज ए रिजल्ट ऑफ फ्लड, टाइफन, ह्यूरिकेन, साइक्लोन, अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, रायट और सिविल डिस्टर्बेंस और एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, accident by an enemy on action taken in combating an enemy, whether with or without a declaration of war, any money or fair market value of the asset received from insurance company shall be deemed to be sale consideration for computing capital gain। देखो सिंपल है, ये जो चीज़ें मेंशन है, कोई फ्लड आता है या फिर टाइफोन या फिर एक्शन टेकन बाय एन एनिमी, यहाँ तक कि वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ, स्टिल अगर वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ और इंडिया पाकिस्तान की फाइट हो जाती है, स्टिल उस केसेस को भी कवर किया गया है। केसेस आप पढ़ लेना, या फिर कोई राइट हो जाता है या सिविल डिस्टर्बेंस हो जाता है या फिर एक्सीडेंटल फायर हो जाता है या एक्सप्लोजन हो जाता है, तो जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे मिलेंगे दैट शैल बी कंसिडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, FVC, शैल बी डीम्ड टू बी सेल कंसिडरेशन। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया कि जब इंश्योरेंस क्लेम होता है, जब राइट हो गया या फिर विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगर कुछ हो जाता है, टू कंट्रीज़ के बीच फाइट हो जाती है, या फिर फ्लड हो गया, टाइफन हो गया, तो इन सारे केसेस में अगर आपका कोई एसेट डिस्ट्रॉय होता है और अगर आपने उसका इंश्योरेंस करा लिया है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको पैसे मिल रहे हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आपको अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल के इफ देयर इज ए कैपिटल गेन यू हैव टू पे द टैक्सेस। ओके, दूसरा यहाँ पे ये बात बोलता है कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाता है, और एक चीज़ आपने एक्सेप्शन वाले केसेस में जो सबसे फर्स्ट क्लास थी उसी में मैंने ये चीज़ बताया था, यहाँ पे एक चीज़ रिपीट कर देती हूँ कि जनरली कैपिटल गेन अराइजेज, कैपिटल गेन टैक्सेबल तब होता है इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टेक प्लेस, मतलब जिस साल में हम सेल करते हैं या फिर हमें पैसे मिल रहे होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शन टू इट। एक्सेप्शन जैसे यहाँ पे इस केस में जहाँ पे ये था कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलना हो, तो उस केस में एसेट जो है डिस्ट्रॉय हो गया। सपोज एसेट जो है वो 2020 में डिस्ट्रॉय हुआ, अब आप क्लेम के लिए फाइल करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद से इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं, विजिट करते हैं, देखते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ है क्या नहीं है, उसके बाद से वो आपको क्लेम को अप्रूव करते हैं। तो जिस साल में पैसे मिलेंगे उस साल में आपका जो है कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। तो द सेम इज़ द केस हियर कि जिस साल में आपको पैसे मिल रहे हैं उस साल में आपका इंश्योरेंस क्लेम का जो कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल हो जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव कि अगर कोई क्लेम नहीं मिलता है तो जो कैपिटल लॉस हो गया दैट इज़ अ डेड लॉस, उसका टैक्सेशन में नो ट्रीटमेंट है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लेंगे या फिर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेंगे, तो उसके लिए हमें जो होल्डिंग पीरियड डिसाइड करना होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से जिस दिन भी आपने खरीदा, और जो ट्रांसफ़र की जो डेट मानेंगे वो हम उस दिन मानेंगे जिस दिन एसेट डिस्ट्रॉय हुआ, वो हम एक्सटेंड नहीं करेंगे जिस दिन एसेट जो है आपको क्लेम मिल रहा। नो, द डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन विल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, और ये जो पीरियड है दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर होल्डिंग पीरियड। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सेक्शन 45(2) कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इसको भी मैंने अच्छे से समझाया था बट स्टिल आपको एक बार रिपीट कर देती हूँ। एक्सेप्शन वाले केस में इसको भी मैंने समझाया था, दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर एक्सेप्शन, कि वैसे तो जनरली कैपिटल गेन जो है हमारा टैक्सेबल कब होता है, द ईयर इन विच ट्रांसफ़र टेक प्लेस, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ा डिफर होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफ़र कर दिया तो फिर आइडियली जिस ईयर में ट्रांसफ़र किया उस ईयर में हमारा टैक्सेबल हो जाना चाहिए कैपिटल गेन, बट एक्चुअली इट इज़ टैक्सेबल इन द ईयर इन विच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको उसमें भी एग्जांपल दिया था। सपोज़ आप एक एसेट है आपके पास, आप इस ब्रोकर हैं, जैसे लैंड वाले ब्रोकर होते हैं ना, वैसे ही हो रहा। आपके पास कोई एक लैंड है, आप जब ब्रोकर बने तो आपने उस लैंड को, जो आपके पास एक कैपिटल एसेट थी पहले, आपने उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही आप स्टॉक इन ट्रेड में, सपोज आपने 2020 में कन्वर्ट किया था, तो आइडियली आपको 2020 में टैक्स लग जाना चाहिए, बट यहाँ पे 2020 में टैक्स नहीं लगेगा। 22 में अगर आप उसे सेल कर रहे हैं तो आपको 22 में लगेगा टैक्स, और फेयर मार्केट वैल्यू पे लगेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने 2020 में कन्वर्ट किया था अपने
कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में, सपोज मैंने जब लैंड कन्वर्ट किया था स्टॉक इन ट्रेड में तब उसकी वैल्यू थी 80 लाख रुपीज़, और जब 2 साल बाद में उसको बेच रही हूँ तो उसकी वैल्यू हो गई है 100 लाख रुपीज़, ठीक है। तो जो कैपिटल गेन निकलेगा, कैपिटल गेन और पीजीबीपी दोनों टैक्सेबल होगा 2022 में। अब जब कैपिटल गेन हम निकाल रहे होंगे तो सेल कंसिडरेशन होगा जो फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर जो है वो हमारा सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, जो कि 80 लाख रुपीज़ है मेरे इस एग्जाम्पल में। तो 80 लाख रुपीज़ विल बी कंसिडर्ड एज योर सेल कंसिडरेशन, माइनस आप करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर कोई है। द रिमेनिंग विल बी योर कैपिटल गेन, जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा 20% का। और अब आप पीजीबीपी पे आ जाते हैं, बिकॉज नाउ दिस इज योर पीजीबीपी पार्ट। अब आपका स्टॉक इन ट्रेड सोल हुआ तो आपका ये पीजीबीपी पार्ट हो गया। तो अब पीजीबीपी में आएंगे हम, तो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा पीजीबीपी में। जैसे मैंने बताया कि सेल हुआ 2 साल बाद हमारा 20 लाख रुपीज़ का इंक्रीज हो गया, तो हमारा सेल हुआ 100 लाख रुपीज़ में। तो 100 लाख माइनस 80 लाख, 80 लाख आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। जो वहाँ पे FVC होगा, जो वहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा, जो वहाँ पे सेल कंसिडरेशन होगा, वही पीजीबीपी में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपको 100 लाख माइनस 80 लाख 20 लाख पे आपको जो है पीजीबीपी पे स्लैब रेट लग जाएगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। ओके, इसी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब डिटर्मिनेशन रूल 11 UAB हम डिस्कस करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अगर कोई इन्वेंट्री है तो उसकी FMV हम कैसे निकालेंगे। अगर वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि मेरे एग्जाम्पल में थी, बिंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ शैल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जैसे मैंने कहा कि मैंने 2020 में कन्वर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी मंथ ले लो, तो ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ दैट लैंड। और अगर कोई और एसेट है, बिंग ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट, तो उसका वैल्यूएशन करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे ये रूल जो है, आपको मैंने पीछे बोला था रूल 11 UA में कैसे इन एसेट्स की वैल्यू निकलती है, वैसे हम इन एसेट्स की वैल्यू को निकालेंगे। और कोई अगर दूसरा एसेट है तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू हो जाएगी। गॉट इट। सेक्शन हम दूसरा डिस्कस करते हैं, सेक्शन 45(3) कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए पार्टनर मेंबर टू फर्म AOP BOI। देखो, मिड ऑफ द क्लास में एक चीज़ और रिपीट कर दूं कि दिस इज़ ए रिविजनरी क्लास, पहली बात। और रिविजनरी क्लास में मैंने पहले ही बोला था, रिविजनरी क्लास का एक ही मतलब होता है, सिंस आई डू नॉट हैव माई पर्सनल नोट्स, तो आप किसी भी टीचर का नोट्स रेफर कर रहे हो, नॉट ए प्रॉब्लम। बस मेरी बातों को समझो। जब आप बात को सुनोगे ना तो आपको वो सेक्शन रिकॉल होने लगेगा और आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो मेरी बातों को सुनो और जाके खुद सेल्फ स्टडी करो। जिस टीचर का भी पढ़ते हो उस टीचर का बुक जाके सेल्फ स्टडी करो, यू विल गेट ऑल द पॉइंट। और फिर आपको लॉजिक समझ में आएगा। टैक्स पहले भी बोल चुकी हूँ कि टैक्स याद करने की चीज़ नहीं होती है। अगर आप कोई भी टैक्स का कोई भी सेक्शन है उसके पीछे के अगर आप लॉजिक को समझ लेते हो तो टैक्स विल बी ईजियर टू यू। और टैक्स में आप इजीली एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हैं। सिर्फ आपके उसको पीछे का जो प्रोविज़न है उसके पीछे क्या लॉजिक था उसको समझना है। तो आते अब इसी के साथ हम अपना अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। सेक्शन 45(3) कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट बाय ए पार्टनर मेंबर टू फर्म या AOP BOI। अब देखो, पार्टनर या मेंबर जो होते हैं वो पार्टनर फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड मेंबर फॉर AOP या BOI, समटाइम्स उनको एडमिशन करने के लिए, एडमिशन ऑफ पार्टनर ये सब हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, उनको कुछ कैपिटल देना होता है। तो इंस्टेड ऑफ कैपिटल कई बार कई पार्टनर एडमिट होते हैं जब वो एसेट देते हैं। जैसे मैंने कोई लैंड दे दिया, कोई बिल्डिंग दे दी, कोई मशीनरी दे दी, तो जब वो एसेट देते हैं देन दे आर बीइंग एडमिटेड एज पार्टनर। तो अगर आप एक पार्टनर हैं तो आप पार्टनर हैं, और अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म को अगर आप कोई अपनी एसेट ट्रांसफ़र करते हैं तो देन इट मीन्स इन लॉ इट विल बी कंसीडर्ड एज अ ट्रांसफ़र, इट मीन्स दैट इज सेल। और जैसे ही आपने उस एसेट का ट्रांसफ़र किया आपके हैंड में कैपिटल गेन अराइज हो जाता है और आपके ऊपर कैपिटल गेन का टैक्स लग जाता है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कैपिटल गेन निकालने के लिए हमारे पास सेल कंसिडरेशन विच इज़ FVC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होना जरूरी है। तो अगर मैं एक पार्टनर हूँ और अगर मैं किसी फॉर्म में एडमिट होती हूँ तो व्हाट विल बी माय FVC। तो मेरा FVC जो होगा वो होगा विच इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दैट फॉर्म। ठीक है, बट इसमें भी एक क्लिक ये है कि अगर मैं एक एसेट ट्रांसफ़र करती हूँ, अगर मैं एक इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो जो उसकी 50C लग जाएगा हमारा उस केस में, और जो उसकी फुल मार्केट वैल्यू जो है
स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है, उसकी जो स्टैम्प वैल्यू है वो हो जाएगा मेरा सेल कंसिडरेशन। अगर मैं कम पे दिखाना भी चाहूँ तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊँगी, 50C का प्रोविज़न लग जाएगा। और अगर मैं कोई शेयर्स ट्रांसफ़र करती हूँ, अनकोटेड शेयर जो है, तो 50CA लग जाएगा। यस, अगर मैं कोई अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफ़र करती हूँ तो 50CA लग जाएगा। दूसरा ये बोलता है कि 56(2)(10) प्रोवाइड्स फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन FMB एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू इन केस ऑफ रिसीट ऑफ कैपिटल एसेट इंक्लूडिंग शेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी विल अप्लाई इन हैंड्स ऑफ फर्म AOP BOP। सेम डबल टैक्सेशन को जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं कोई अनलिस्टेड शेयर ट्रांसफ़र करती हूँ तो मेरा 50CA लग जाएगा। और जब 50CA लग जाएगा, जब मेरे हाथ में 50CA लगता है तो फिर उधर जो बायर है, जो फर्म है, उसके हैंड में क्या लग जाएगा, 56(2)(10) लग जाएगा। और एक ही एसेट पे, जो मैंने बताया था कि 50 लाख में बोल रही हूँ सेल कंसिडरेशन, बट रूल 11UAA में निकल गया कि नहीं 60 लाख है, तो ये जो 10 लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ हुआ ये 50C में मेरा टैक्सेबल हो जाएगा। और जो मेरा बायर है उसके हैंड में भी, या फिर इस केस में बोले तो मेरा जो फर्म है उसके हैंड में भी 56(2)(10 ये माना जाएगा कि आपने जो अंडर वैल्यू करके अपने एसेट को दिखाया है और वो एज ए गिफ्ट ट्रीट होके जो फर्म है उसके हैंड में भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 10 लाख दो लोगों के हाथ में टैक्सेबल हो गया, डबल टैक्सेशन का इफेक्ट आ जाएगा। 45(3) भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो 45(5) कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, द ट्रांसफर इन वन is the one for which the consideration is determined or approved by the central government or the RBI। मतलब जहाँ पे जो सेल कंसिडरेशन है वो अप्रूव किसने किया हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हो या फिर RBI ने किया हो। तो देखो, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड जो होता है तो उसमें क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द एक्सेप्शन, कि ये भी वो केस है जहाँ पे आपको इन द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र जो है वो टैक्सेबिलिटी नहीं अराइज होती है। जिस साल में आपको पैसे मिलेंगे उस साल में आपको ये चीज़ें टैक्स हो जाएंगी। तो देखो, कैपिटल जैसे गवर्नमेंट जनरली क्या करती है, जब उसको रोड्स बनाने होते हैं या फिर किसी एरिया को डेवलप करना होता है तो वो कुछ लोगों की लैंड एक्वायर करती है, जहाँ पे भी उसका रोड मैप जो भी हो कि मुझे ये चीज़ें ऐसे बनानी है, तो वहाँ के लोगों को कंपल्सरी वहाँ का जो भी जिसके नाम पे भी लैंड है वो लैंड को एक्वायर कर लेती है और बदले में उनको कुछ कंसिडरेशन देती है। बट सपोज करो कि 2022 में गवर्नमेंट ने लैंड एक्वायर किया। अब पैसे आपको इतनी जल्दी नहीं मिलते, ऐसा नहीं है कि 2022 में एक्वायर किया तो आपको पैसे उसी टाइम पे मिल जाएंगे, पैसे तभी नहीं मिलते। पैसे मिलते हैं कुछ सालों बाद, उसमें सालों लग जाते हैं, 2 साल 3 साल बाद आपको पैसे मिलते हैं। अभी तक तो ऐसी ही प्रैक्टिस है कि 2-3 साल बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो ये जो 2-3 साल बाद पैसे मिलते हैं फॉर दिस पर्पस ओनली कि ये तो एसएससी पे के हम एक्स्ट्रा बर्डन डाल देंगे। अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारी लैंड जो है गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, अब लाओ तो मुझे कैपिटल गेन का टैक्स दो। एक तो मेरी लैंड भी एक्वायर कर ली गवर्नमेंट ने और दूसरा मुझे गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ गया है। तो ये एक बहुत ही अनयूजुअल सा सिचुएशन हो जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस लॉ में थोड़ी सी बेनिफिट, थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी गई कि आपको जो है उस टाइम पे करना है, उस टाइम पे टैक्स लगेगा, उस टाइम पे कोई भी चीज़ें होंगी, टैक्सेशन जो है कैपिटल गेन का राइज होगा। द ईयर इन विच जब आपको फर्स्ट टाइम, जैसे मान लो कि आपके लैंड की वैल्यू 20 लाख रुपीज़ निकल के आती है, अब उस 20 लाख रुपीज़ में आपको 10 लाख रुपये पहले मिले, 2025 में 10 लाख रुपए मिल गए। सपोज आपने 2022 में गवर्नमेंट ने कंपल्सरी लैंड एक्वायर किया और आपको 10 लाख रुपीज़ जो है 25 में मिल रहे हैं और 10 लाख रुपए जो बाकी रिमेनिंग 10 लाख रुपीज़ है वो उसके बाद मिल रहे हैं। तो जो पूरी टैक्सेबिलिटी होगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका क्या होगा, 20 लाख रुपीज़ माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सपोज करो कि आपका 5 लाख रुपए था, आपने बहुत पुराना लैंड एक्वायर किया था, तो ये 15 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन निकल के आ गया, इस पर आपको टैक्स देना है। तो पूरी टैक्सेबिलिटी आपकी जब जिस ईयर में आपका पहला कंसिडरेशन अराइज हुआ उसी ईयर में आपकी पूरी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। मतलब आपको पार्ट में अपना कैपिटल गेन नहीं निकालना है, आपको पूरा का पूरा कैपिटल गेन निकालना है और उसी टाइम पे आपको टैक्स भी पे करना है। ये आपको कंसेप्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा हमारा होता है इनहेंस्ड कंपनसेशन। सपोज कि गवर्नमेंट ने मेरे केस में 20 लाख रुपीज़ मुझे लैंड एक्वायर किया तो 20 लाख रुपीज़ मुझे कंपनसेशन दिया। नाउ आई एम ऑफ द व्यू कि नहीं यार, मेरी इस लैंड का जो वैल्यू है वो 20 लाख रुपीज़ नहीं 30 लाख रुपीज़ होना चाहिए और मैंने एक अपील कर दी, अपील में मैं जीत भी जाती हूँ। तो ये जो 10 लाख रुपीज़ का इनहेंस्ड कंपनसेशन है ये मुझे तब मिलेगा, इसकी टैक्सेबिलिटी तब राइज होगी जब ये मुझे मिलेगा। सपोज मैंने 25 में मुझे ये इन्हेंस्ड कंपनसेशन मिलता है या 2025 में, तो ये इन्हेंस्ड कंपनसेशन 10 लाख की टैक्सेबिलिटी जो है मेरी
ये 2025 में अराइज हो जाएगी। और एक और इसमें कंसेप्ट है कि अगर आपको इन्हेंस्ड कंपनसेशन से मतलब समझो, लॉजिक समझो कि यहाँ पे ये हो रहा है कि 10 लाख रुपए आपके बनते थे बट सरकार ने आपको दिए नहीं, तो नहीं दिए तो सरकार को अब उस पर कुछ भी 4-5% का टैक्स इंटरेस्ट देना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक्चुअली में इस पर इंटरेस्ट देती है और उस इंटरेस्ट पे वो भी इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल हो जाता है। और वो जो इंटरेस्ट जो टैक्सेबल होता है उसमें 50% डिडक्ट करके टैक्सेबल होता है। जैसे आपको मेरी इन्हेंस्ड कंपनसेशन थी 10 लाख रुपीज़, उसमें सपोज करो 10% के हिसाब से, सिंपल कैलकुलेशन, मुझे 1 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 1 लाख रुपीज़ का जो इंटरेस्ट मिल रहा है इसमें 50,000 रिड्यूस हो जाएगा और 50,000 पे मेरी टैक्सेबिलिटी अराइज हो जाएगी। ये सेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 विच इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम कैपिटल गेन इन केस ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। देखो, अगर इंडिविजुअल हो इट इज़ अवेलेबल टू इंडिविजुअल एज वेल एज HUF, और लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, सपोज इंडिविजुअल या HUF, लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, अगर अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का डेफिनेशन ये है कि ट्रांसफ़र से पहले 2 साल तक जो है कंटिन्यू फॉर द कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 2 ईयर वो जो लैंड है यूज़ में आना चाहिए, किसके लिए, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। और अगर आप उसे बेचते हैं देन सो व्हाट हैपेंस कि जब आंध्र प्रदेश को जब एक अलग स्टेट बना तो उनको तेलंगाना को थोड़ा डेवलप करना था, बिकॉज अब वो उस लैंड को गवर्नमेंट ने डेवलप करके कुछ बिल्डिंग बना दी या फिर कुछ भी बना दी, तो ओनरशिप सर्टिफिकेट दे करके वापस वो लोग जो है जिन लोगों ने अपना लैंड दिया था पूलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट में, वो उस लैंड के बदले जो भी वहाँ पे डेवलप हुआ है वो उसको क्लेम कर सकते हैं। अब प्रोविज़न यहाँ पे ये लाया गया कि इफ़ such plot land so received is transferred within 2 years from the end of the FY in which its possession was handed over to the SSC। अगर जिस FY में हैंड ओवर किया गया है SSC को, उसके 2 साल के उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में चले जाओ, उस डेट से 2 साल काउंट नहीं करना है, उस FY के एंड में चले जाओ और वहाँ से 2 साल काउंट करो। अगर वहाँ के 2 साल में अगर उस लैंड को SSC ने ट्रांसफ़र कर दिया है तो जो कैपिटल गेन है उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब सपोज अभी का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 2022 में मुझे उस लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट के बदले अगर 2022 में FY 21-22 में मुझे अगर वो बिल्डिंग जो है, सपोज करो मुझे एक डेवलप बिल्डिंग मिलती है, तो मैं 2022 के एंड से 2 साल काउंट करूंगी, दैट मीन्स 23 एंड 24। FY 24 तक अगर मैंने उस लैंड को बेच दिया तो बेचने के बाद से जो मुझे कैपिटल गेन अराइज होगा, दैट कैपिटल गेन शैल बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और कंसेप्ट इसको अच्छे से समझ में आएगा व्हेन यू विल बी डूइंग, अगर इस पे बेस्ड एग्जाम्पल या क्वेश्चन अगर आप करना शुरू कर देंगे। दूसरा एक बात को याद रखना, लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट को अगर आप बेच देते हैं तो दैट इज, मुझे मिला क्योंकि गवर्नमेंट ने मेरा लैंड एक्वायर किया था तो मुझे सर्टिफिकेट दिया था, अब मैं उस सर्टिफिकेट को मिस्टर ए को अगर बेच देती हूँ तो मिस्टर ए जाके कल को वो लैंड क्लेम करेंगे, तो ये जो मुझे जो FVC मिलेगा, जो मुझे कंसिडरेशन मिलेगा फॉर सेलिंग माई लैंड पुलिंग ओनरशिप सर्टिफिकेट, दैट कंसिडरेशन इज एक्सेम्प्ट। आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेना। क्लास को मैं यहीं पे एंड करती हूँ बिकॉज 45 है। अब बाकी की क्लास के लिए हम बाकी के टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप कि ये जो पढ़ रहे हैं आप, जो ये क्लासेस चल रही है उसको कुछ समझ में आ रहा हो। और रिमेंबर वन थिंग कि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा स्टडी मैट के क्वेश्चंस या फिर जो भी ICI जो भी बुक रिलीज़ करती है, चाहे वो MTP हो, RTP हो या फिर स्टडी मैट हो, उसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एक पढ़ने की एक सबसे मुझे अच्छी टेक्निक ये लगती है कि अच्छे से पढ़ना चाहते हैं आप तो क्लास में टीचर की बात को सुन के सेल्फ स्टडी करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करना चाहिए। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन भी स्कोर कर सकते हैं। रेस्ट विल कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास। यू गाइस कीप स्माइलिंग एंड studying till then. See you in the next class. Bye bye.